हेलो बच्चों, let's read the question. The question says in a circuit shown in the figure, the capacitor C is initially uncharged and the key K is open. In this condition, a current of 1 ampere flows through the 1 ohm resistor. The key is closed at a time t is equal to t naught. Which of the following statement is correct? Given e to the power minus 1 is equal to 0.36 और ये हमको एक सर्किट गिवन है. Now option number A says the value of the resistance R is 3 ohm. Option number B says for t is less than t naught, the value of current I1 is 2 ampere. Option number C says at t is equal to t naught plus 7.2 microsecond, the current in the capacitor is 0.6 ampere. Option number D, for t tends to infinity, the charge on the capacitor is 12 microcoulomb. अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, एक बिफोर t इज इक्वल टू टी नॉट और एक आफ्टर t इज इक्वल टू टी नॉट. सो डिस्कसिंग अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स, हम लोग दो बार की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जब हम लोग का सर्किट है t इज लेस देन टी नॉट यानी टी नॉट से पहले, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करेंगे दैट इज let us talk about the key concepts here. नंबर 1, बहुत ही बेसिक सा एक थिंग है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए. दैट इज कि मान लो हमारे पास एक रेजिस्टर है ऐसा, ये VA है और ये VB है एंड दिस इज R एंड वी आर अज्यूमिंग दैट VA इज ग्रेटर देन VB. इफ आर अज्यूमिंग दिस थिंग then I can say that the current will flow from VA to VB, higher to lower potential, and I will be equals to VA minus VB divided by the resistance which is R. Now the second concept that we are going to use here is KCL, which is Kirchhoff का current law. Now Kirchhoff का current law कैसे use करेंगे कि for example I am having a node here या फिर I am having a junction here. So what does Kirchhoff current law says that in a junction the summation of the incoming currents will be equals to the summation of the outgoing currents. So this is the thing that we will use. नाउ फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि मेरा जो ये जंक्शन है इसका पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ से ऐसे करंट्स मान लो I1 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है और इधर से I3 जा रहा है. नाउ इफ देयर इज नो करंट दैट इज इनकमिंग, ऑल द करंट्स आर आउटगोइंग, सो वी कैन राइट दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू 0. नाउ बिफोर t इज इक्वल टू टी नॉट हमारा जो ये की है, ये जो की है ये ओपन है. नाउ इफ दिस की इज ओपन, हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं विदाउट मेकिंग दिस फोर्थ ब्रांच. सो हम लोग सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, एक ऐसा 15 वोल्ट का बैटरी था, यहाँ पे एक रेजिस्टर था, यहाँ पे एक 5 वोल्ट का बैटरी था और यहाँ पे एक फाइनली एक रेजिस्टेंस और वायर था ऐसा. तो ये वाला मेरा था 15 वोल्ट और इसका वैल्यू था R. ये वाला मेरा था 5 वोल्ट और इसका वैल्यू था 1 ओम और इसका जो वैल्यू है दैट इज 3 ओम. बी वेरी केयरफुल, मैंने यहाँ पे फोर्थ ब्रांच को नहीं बनाया क्योंकि आई डोंट रिक्वायर दैट वाइल सॉल्विंग दिस सर्किट फॉर t इज लेस देन t नॉट. सो आई एम सॉल्विंग दिस सर्किट फॉर t इज लेस देन t नॉट यानी t नॉट से पहले का टाइम पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे हम लोग नोडल लगा सकते हैं. कैसे देखना कि मैंने बोला कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, तो कंडक्टिंग वायर्स में ट्रैवल करते वक्त देयर इज नो ड्रॉप और गेन इन पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए और यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए. नाउ दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. सिमिलरली दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. तो हम लोग जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो आई विल गेन अ पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट. सो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 15 वोल्ट. सिमिलरली यहाँ पे जब मैं नेगेटिव से घुसूंगा और पॉजिटिव से निकलूंगा, सो आई विल गेन अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट एंड आई डोंट नो द पोटेंशियल हियर, सो आई विल अज्यूम इट टू बी V. सो मैंने इस पॉइंट को V बोला एंड अगेन बाय द सेम लॉजिक कि कंडक्टिंग वायर्स में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता, तो दीज 2 पॉइंट्स विल आल्सो हैव V पोटेंशियल. नाउ इफ वी लुक एट दिस जंक्शन, अगर हम लोग इस जंक्शन का बात करें, दिस जंक्शन, सो वी कैन अज्यूम एंड अप्लाई KCL एट दिस जंक्शन. कैसे लगा सकते हैं कि हम लोग मान लेंगे कि दिस इज द हाईएस्ट पोटेंशियल और यहाँ से करंट्स निकल रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया था कि यहाँ से कैपिटल I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कितना मैं मान लेता हूँ, यहाँ से I2 फ्लो कर रहा होगा और यहाँ से I3 फ्लो कर रहा होगा. नाउ बाय अप्लाइंग KCL हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू 0. नाउ I1 का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस विल नथिंग बट V माइनस 0 बाई 3 एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. प्लस I2 का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, V माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 और I3 का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, V minus 15 divided by R and that must be equal to 0. Now if you see the question very carefully, यहाँ पे हमको एक और चीज बोला गया था कि the current flowing through the 1 ohm resistor वो है 1 ampere. तो current through the 1 ohm resistor हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि current through the 1 ohm resistor is nothing but this I2. So हम लोगों को बोला गया according to the question we know
that I2 will be equals to 1 ampere. So we can say that this implies that I2 का वैल्यू देखो हम लोगों ने यहाँ पे this is the value of the I2, ये मेरा I2 है, this is the I2. So I will say that I2 is nothing but V minus 5 by 1. So what can I do here is कि मैं बोल सकता हूँ कि V minus 5 divided by 1 will be equals to 1 ampere. So मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? I will get that V will be equals to 6 volt. I can solve it and I can find it out that V will be equals to 6 volt. तो मुझे यहाँ पे मिल गया कि ये जो पोटेंशियल्स V है ये सब 6 volts का है, right? These are all 6 volts. Now what can we do further? Now I can put the value of V in the equation, right, which I have made. Let's name this equation as equation number 1. So I can put this at equation 1. So equation 1 पे put कर दी, V का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? सॉरी R का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, V का वैल्यू 6/3 प्लस V minus 5 यानी 6 minus 5/1 प्लस V minus 15 यानी 6 minus 15 divided by R and that must be equal to 0. Now I can solve this thing. ये मेरा आएगा 6 divided by 3 will be 2 plus 1 प्लस यहाँ पे होगा मेरा minus of 9/R that must be equal to 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 9/R will be equals to 3. So यहाँ से मुझे मिल जाएगा R will be equals to 3 ohm. This is the value of the resistance R. So I hope there was a option कि the value of the resistance R is 3 ohm. So ये मेरा correct option हो जाएगा. फिर क्या बोला जा रहा है? For t is less than t naught the value of current I1. अच्छा, I1 मतलब उन्होंने इस करंट के बारे में पूछा है. I1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ से, देखो ये होगा 6 volt minus 0 volt divided by 3. So I1 will be 6 minus 0/3 which will be equals to 2 ampere. So यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? I1 will be equals to 2 ampere. तो अगर हम लोग ऑप्शन में जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी वही चीज मेंशन किया था कि फॉर t इज लेस देन t नॉट द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर. अब हम लोग क्या करेंगे? t इज लेस देन तक तो हमारा चर्चा अच्छा चला. नाउ वी विल टेक आवर डिस्कशन बियॉन्ड t इज ग्रेटर देन t नॉट. यानी हम लोग अभी t इज ग्रेटर देन t नॉट पे चर्चा करेंगे. और जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि बिफोर आई मूव फर्दर टू सॉल्व द सर्किट, हम लोग फिर से कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व द फर्दर पार्ट. ओके, तो सबसे पहला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसे हम लोग यूज करते हैं. तो ऐसे मान लो हमारे पास 2-3 सेल्स है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है. इसका मान लो EMF है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका है E2 और इसका है R2, इसका है E3 और इसका है R3. सो आई कैन कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ सिंगल बैटरी लाइक दिस विथ अ सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये मेरा यहाँ पे जो चीज़ आएगा इसे हम लोग बोलेंगे E इक्विवेलेंट और यहाँ पे जो आएगा इसे हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट. सो वी कैन राइट द E इक्विवेलेंट एज E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 by R3. And what about the R equivalent? हम लोग यहाँ पे जो R equivalent आएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 by R equivalent will be equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 और आगे अगर रहता तो और भी. So we will use these two things to solve the further problem. तो और एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगे हाथ तो डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है ऐसा और एक रेजिस्टेंस, यानी इफ आई एम हैविंग अ आरसी सर्किट लाइक दिस और मान लो ये रेजिस्टेंस आ रहा है और ये कैपेसिटेंस सी है और एक करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसा. सो आई कैन राइट द आई एज अ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम. इट विल बी इक्वल्स टू I naught into e to the power minus t by RC. So by using these two things we will solve the circuit. अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? We were having 3 branches here like this. So it was somewhere giving me a feeling कि मैं इनको ये वाला R is equal to 3 ohm हम लोगों ने निकाल लिया था. ये वाला 5 volt था और ये वाला 1 ohm था और ये वाला 3 ohm था.
सो इट वॉज गिविंग मी अ फील कि मैं इन तीनों को एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करूँ. सो आई कैन यूज दिस थिंग विच हैव स्टडीड हियर कि हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ. तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कन्वर्ट करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू समथिंग लाइक दिस. और एक सिंगल रेजिस्टेंस. तो ये मेरा ई इक्विवेलेंट होगा और ये मेरा आर इक्विवेलेंट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द आर इक्विवेलेंट. So 1 by R equivalent will be equals to 1 by 3 plus 1 by 1 plus 1 by 3. तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा जो R equivalent होगा 1 by R equivalent. So I can see from here that ये 3 था. Okay, I will write it. 1 by R equivalent will be equals to 2 by 3 plus 1. So I can see that यहाँ से जो मेरा 1 by R equivalent निकल रहा है that will be equals to 5 by 3. 5 by 3. So I can say that my R equivalent will be equals to 3 by 5. और 3 by 5 मतलब हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा जो R equivalent आया it is 0.6 ohm. So I am writing it here कि मेरा जो R equivalent आया that is 0.6 ohm. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी आर ड्राइंग दी सर्किट लाइक दिस कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसा था, इसका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस था और अभी ये एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और कैपेसिटर फर्दर एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है. ये वाला मेरा 3 ओम है और कैपेसिटर मेरे को बोला गया था ये 2 माइक्रोफेरेड है और इसका हम लोगों ने अभी निकाला इट इज 0.6 ओम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ई इक्विवेलेंट. अभी ई इक्विवेलेंट को हम लोग निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो ई इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने बोला था इट विल बी E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 डिवाइडेड बाई 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. नाउ ये जो मेरा होगा दिस इज नथिंग बट 1 by R इक्विवेलेंट ओनली. तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं कि ई इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी E1 by R1. E1 मेरा था 15 by R1 मेरा था 3 प्लस E2 by R2. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो E2 होगा दैट विल बी 5 वोल्ट एंड R2 होगा 1. सो इट विल बी 5 E2 by R2 दैट इज 1 प्लस E3 by R3. अभी हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड जो ब्रांच था हमारे पास यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं था तो इट विल बी 0. ओके, 0 by R3 इट वॉज 3. नाउ डिवाइडेड बाई, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये मेरा होगा 1 by R इक्विवेलेंट. ये ऐसा होगा. ओके, सो आई विल राइट दिस लाइक दिस कि यहाँ से मेरा जो आया E इक्विवेलेंट इट विल बी 15 by 3 विल बी 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 by R इक्विवेलेंट. 1 by R इक्विवेलेंट वॉज नथिंग बट 1 by 0.6. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा आएगा 5 प्लस 5 10 इंटू 0.6. सो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा जो E इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट. ये हमारा E इक्विवेलेंट आ गया. नाउ लेट अस मूव फर्दर कि हम लोगों ने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया था ऐसे E इक्विवेलेंट के साथ. यहाँ पे मेरा कैपेसिटर था और यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस था. दिस वाज 2 माइक्रोफेरेड. ये वाला मेरा था 3 ओम. ये वाला मेरा था 0.6 ओम और ये वाला मेरा आया अभी 6 वोल्ट. नाउ फर्दर आई कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट कि ये 0.6 ओम और 3 ओम ये तो सीरीज में है तो आई कैन फर्दर डू इट लाइक दिस कि मेरा एक कैपेसिटर है और ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है. ये तो मेरा 6 वोल्ट है और ये वाला मेरा क्या होगा, दिस इज माई 3.6 ओम बिकॉज 0.6 और 3 जैसे कि मैंने बोला सीरीज में और ये वाला मेरा 2 माइक्रोफेरेड है. अभी आई कैन राइट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया था. सो व्हाट विल बी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट विल बी नथिंग बट I naught into e to the power minus t by RC. Now for writing current as a function of time, I t will be equals to I naught. I naught को मैं लिख सकता हूँ V naught by R into e to the power minus t by RC. Now I can put the values. V naught हमारे पास 6 है, so I will write I as a function of time will be equals to V naught is 6 divided by R. R क्या था यहाँ पे 3.6 into e to the power minus t by RC. R का वैल्यू अगेन 3.6 और C का वैल्यू है 2. सो I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग इजिली देख सकते हैं इट विल बी नथिंग बट
6 by 3.6 into e to the power minus t by 7.2. So ये मेरा I as a function of time आ गया. Now if I move to the question में मेरे को पूछा गया था कि at t is equal to t naught plus 7.2 माइक्रोसेकंड. नाउ बी वेरी केयरफुल. t is equal to t naught तक तो की क्लोज था, तो यहाँ पे मेरा जो t बनेगा दैट विल बी 7.2 माइक्रोसेकंड ओनली. तो हम लोग यहाँ पे I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब निकालने जाएंगे, सो वी विल राइट I at 7.2 माइक्रोसेकंड. आई होप दिस थिंग इज क्लियर बिकॉज t is equal to t naught तक तो मेरा की क्लोज था. इट विल बी I naught क्या था मेरा C.6 by 3.6 इंटू ई टू द पावर माइनस टी. टी की जगह हम लोग रखेंगे 7.2 डिवाइडेड बाई 7.2. एंड आई होप ये 6 by 3.6 इंटू ई टू द पावर माइनस 1. एंड लकीली हमें क्वेश्चन में ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू गिवन था. ई टू द पावर माइनस 1 वॉज गिवन टू बी 0.36. सो यहाँ से हम लोग बोलेंगे ई टू द पावर माइनस 1 वॉज 0.36. तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से मेरा जो रिक्वायर्ड करंट है आई, ये मेरा हो जाएगा 6 by 3.6 इंटू टू द पावर माइनस 1 वॉज 0.36. सो हम लोग देख पाएंगे यहाँ से कि द रिक्वायर्ड आंसर या फिर करंट जो हम लोग को चाहिए था दैट विल बी 0.6 एम्पियर. वी कैन इजीली सॉल्व इट. और जैसे हमारा ये आया तो वी कैन चेक द ऑप्शन ऑल्सो. सो आई कैन सी दैट द ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट, कि जो करंट बहेगा at t is equal to t naught plus 7.2 माइक्रोसेकंड that will be 0.6 एम्पियर. Now for the final part हम लोगों को चार्ज के बारे में कमेंट करना है. सो लाइक वी कैन डू इट लाइक दिस कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. वी कैन राइट q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई r. सो ऑल दीज फॉर्मूलाज आर ऑफ RC सर्किट्स. सो मुझे Q कब चाहिए था, एट इन्फिनिटी. सो मुझे Q एट इन्फिनिटी कैसे मिलेगा, आई विल जस्ट पुट T टू बी इन्फिनिटी. सो ये मेरा होगा Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ऐसा होगा. क्योंकि T की जगह इन्फिनिटी पुट करते ही तो ये माइनस इन्फिनिटी तक टेंड कर जाएगा और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है 0. सो मुझे क्या मिलेगा, Q at infinity will be nothing but Q naught. Okay, and this is very obvious because infinity तक मेरा जो कैपेसिटर होगा वो fully charged हो जाएगा. So we can say yeah that Q at infinity will be nothing but C into V. So this will imply that Q at infinity will be C का वैल्यू था मेरा 2 और V का वैल्यू था मेरा 6. So I can easily say that the charge stored in the capacitor at infinity will be equals to 12 microcoulomb. So I hope that thing is also given. Yes. So for option number D, it will also be correct, as for t tends to infinity, charge on the capacitor is 12 microcoulomb. तो हम लोग बोल सकते हैं कि all the options are correct. फाइनली हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक एक करके कि सबसे पहला जो पॉइंट था. ओके, और वी कैन से दैट द ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो सबसे पहला R was equal to 3 ohm. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R is equal to 3 ohm. नंबर 2 जो हम लोगों से पूछा था, as we can see that the value of I1. ठीक है, so let us name this option wise. Okay, so I will name the options here. तो ऑप्शन नंबर A कर देते हैं यहाँ पे एंड ऑप्शन नंबर B कर देते हैं यहाँ पे. नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B कि I1 will be equals to, यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला गया था I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है. So we can say that I1 is equal to 2 एम्पियर as we can see from. So I1 will be equals to 2 एम्पियर. और नेक्स्ट क्या बोला था कि जो करंट हम लोग को चाहिए था दैट वाज आल्सो इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर. एंड ऑप्शन नंबर डी दैट वाज Q at infinity will be equals to 12 microcoulomb. So finally I can conclude in the answer that all the options are correct. The final answer to this solution will be all the options are correct. I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.